आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। आइए एक छोटी सी कहानी को सुनते हैं। एक लड़का था जो बहुत ही गरीब था। अपनी गरीबता को खत्म करने के लिए वो हर तरह से कोशिश करता था कि हम ऐसा क्या उपाय करें जिससे हमारी आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत हो जाए और हमारी गरीबी चला जाए। वो कई सारे उपाय भी करता था लेकिन उसमें फेल हो जाया करता था। एक दिन उसके मन में विचार आया, क्यों ना हम गाय के कुछ बच्चों को पाल लें और पाल करके उसको बड़ा करें और बड़ा होने के बाद जब उससे दूध मिले उस दूध को बेच करके हम अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके। इसी विचार के साथ वो दूसरे दिन गया और गाय के 3 छोटे छोटे बच्चे को ले आया और उसको पालने लगा। और उसका लालन पालन उसने बहुत ही मेहनत करके किया। प्रतिदिन वो सुबह उठता था, अपनी 3 गाय के बच्चे को जंगल में ले जाता था, दिन भर चराता था और चरा करके लाता था, घर में बांधता था और उसकी पूरी सेवा करता था जैसा उसका प्रॉपर शेड्यूल होता था। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। एक दिन ऐसा हुआ, उसको पता नहीं था जंगल में जिस जगह वो चराने के लिए अपने गाय के 3 बच्चों को ले जाता था वहां पर कुछ बकरी वाले और कुछ भेड़ वाले एक दिन पहले आए हुए थे चराने के लिए। और जब दूसरे दिन वो चराने के लिए ले गया तो देखा वहां का जो घास था उसमें बहुत सारे ऐसे गोबर पड़े हुए थे। ऐसे लग रहा था जैसे जो एनिमल यहाँ पे चरा हुआ है उसका पेट खराब है। लेकिन वो उसको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता है और वहां पे अपने गाय के जो बच्चे लाया हुआ था उसको चरने के लिए छोड़ता है। अब ये जो चराने की प्रक्रिया होती है ये प्रतिदिन चलता रहता है। धीरे धीरे गाय बड़ी हो जाती है और गाय का जो उम्र होता है सबका लगभग 3 से 3.5 साल का हो जाता है। कुछ गाय प्रेग्नेंट होती हैं, कुछ गाय बच्चा दे चुकी होती हैं, सबकी अपनी स्थिति होती है। धीरे धीरे ये समय बीतता जाता है और उसकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आती चली जाती है और वो जो लड़का रहता है वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधर रही होती है। अब फिर धीरे धीरे एक परिवर्तन उसने अपने गायों में देखा कि एक गाय उसकी एकदम से नॉर्मल थी, लेकिन एक गाय में क्या होता था, कुछ दिन उसको डायरिया होता था और कुछ दिन वो सही रहता था, लेकिन प्रोडक्शन में कोई बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुए थे। लेकिन जो तीसरी गाय थी उसमें क्या परिवर्तन देखने को पाया कि उसका जो पेट चालू हुआ, जो उसमें डायरिया हो रहा था, वो उसका बहुत सारे जड़ी बूटियों से इलाज करा रहा था लेकिन उसका पेट नहीं रुक रहा था। धीरे धीरे उसका जो पशु था वो कमजोर होता चला गया और अंत में उसकी मौत हो गई। ये इसकी कहानी थी। अब आइए जानते हैं कि एक्चुअली में ये हुआ क्या था। आइए इस कहानी में थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। फ्लैशबैक में मैंने एक चीज बताया था कि एक दिन वो लड़का जब अपने पशुओं को चराने के लिए ले गया तो देखा वहां पे बहुत सारे एनिमल ऐसा लग रहा था वहां पे डायरिया किए हुए हों और जिसकी वजह से उसकी जो घास है वो गंदी हुई थी। उसी घास पे एक बैक्टीरिया था जो उस पशु के अंदर इंटर कर गया। अब वो बैक्टीरिया ऐसा तो था नहीं कि एक ही पशु के अंदर इंटर किया होगा, वो 3 बच्चों के अंदर इंटर किया। और 3 बच्चों के अंदर जब इंटर किया तो जैसे आप जानते हैं कि जब पशु चरता है तो सबसे पहले मुंह के अंदर उसको क्या मिलता है, टॉन्सिल मिलता है। तो कुछ उसके जो बैक्टीरिया थे उसके टॉन्सिल को इन्फेक्ट किए। उसके आगे जब फेरिंग्स में जाता है तो सुप्राफेरेंजियल लिम्फ नोड होता है, उसको इन्फेक्ट किया। लेकिन ये जो इन्फेक्शंस का लेवल था बहुत लो ग्रेड का इन्फेक्शन था। जब वो घास पेट के अंदर गया और पेट के अंदर जाकर के इंटेस्टाइन वाले एरिया में गया तो जो इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा थी उसमें वो बैक्टीरिया इंटर कर जाता है और साथ में जो इंटेस्टाइन के आसपास की जो लिम्फ नोड होती है उसमें इंटर कर जाता है। अब ये बैक्टीरिया इतना चालाक होता है कि जो इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा की सेल्स होती है उसके अंदर तो इंटर करता है लेकिन उसके अंदर जो माइक्रोफाजेस होते हैं उसके अंदर जाकर के इंटर कर जाता है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी सेल्स के अंदर जो माइक्रोफाजेस होते हैं उनका जो काम होता है कि बाहर से कोई भी चीज आए तो उसको खा जाए, उसको मार दे।
ये उसका काम होता है। तो ये बैक्टीरिया इतना चालाक होता है, ये सीधे जाकर के जो मारने वाला होता है, जिसको हम मैक्रोफेजेस कहते हैं, उसी के अंदर इंटर कर जाता है। अब कोई अपने शरीर को तो मार नहीं सकता है, इसलिए वो सेफ उसी जगह पे पड़ा रहता है। धीरे धीरे क्या होता है कि इंटेस्टाइन के जो म्यूकोसा सेल्स हैं, उसके अंदर जो माइक्रोफेजेस है, उसके अंदर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो बैक्टीरिया है, इंटर करके पूरी तरीके से अपनी संख्या को धीरे धीरे बढ़ाता रहता है, लेकिन उस माइक्रोफेजेस को कोई डिस्टरबेंस नहीं करता है और उस जो हमारा म्यूकोसा सेल्स है उसको भी कोई डिस्टरबेंस नहीं करता है। मतलब जिस होस्ट सेल्स में है उसको बिना किसी नुकसान किए हुए वहां पे पड़ा रहता है। अब होता क्या है, यही जो मैक्रोफेजेस हैं, क्योंकि मैक्रोफेजेस क्या होते हैं, पूरे शरीर में टहलते रहते हैं और जहां पर भी कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उस शरीर को नुकसान करने वाला होता है उसको खाने का काम करते हैं। तो चूंकि ये इसी के अंदर पड़ा हुआ है, इसलिए फिर ये क्या करता है, यही मैक्रोफेजेस पूरे शरीर में इस बैक्टीरिया को फैला देते हैं। अब आइए हम ये समझने की कोशिश करते हैं, जो 3 गाय थी, तीनों इन्फेक्शंस ली हुई थी, लेकिन तीनों में अलग अलग क्यों सिम्टम्स आए। एक की क्यों मौत हुई, 2 क्यों बची रही और एक में थोड़ा सा सिम्टम्स आ रहा है लेकिन ठीक रह रही है, उसमें कोई समस्या नहीं हो रही है। तो इसी को हम समझने की कोशिश करते हैं। अब आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो पहली गाय थी जिसमें कोई प्रभाव नहीं हुआ था, क्यों नहीं हुआ था। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि उस एनिमल की जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी थी, जिसको हम साइटोटॉक्सिक टी सेल्स कहते हैं, वो बहुत ज्यादा एक्टिव था। मतलब उस एनिमल की जो इम्यूनिटी पावर थी वो बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से क्या होता था कि जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जिस माइक्रोफेज के अंदर ये मल्टीप्लाई कर रहा होता है, ये जाकर के उसको मार देता है। क्योंकि माइक्रोफेजेस के अंदर ही ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करता है। अगर माइक्रोफेजेस को मार दिया जाए तो उस कंडीशंस में क्या होगा, सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएंगे, या जहां जहां पे ये रहते हैं, जो हमारा साइटोटॉक्सिक टी सेल्स रहता था, वो सभी को मारने में सफलता उसको मिल जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होता है बहुत स्ट्रांग थी। जो दूसरा हमारा एनिमल था, उसमें जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन बहुत वीक भी नहीं थी। उस कंडीशंस में क्या होता था कि वो क्या करती थी, पार्शली उसको मार पाती थी और पार्शली बची रह जाती थी। इसीलिए थोड़ा दिन उसका पेट खराब रहता था और फिर थोड़ा दिन के बाद जब मार देती थी वो सही हो जाता था। लेकिन चूंकि पूर्ण रूप से उसको मार नहीं पाती थी, इसलिए वो कंप्लीटली इरेडिकेट नहीं होता था और वो पशु कंप्लीटली परमानेंट सही नहीं हो पा रहा था। क्योंकि दोनों की लड़ाई लगातार चल रही होती है, एक बार हमारा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जीतती है और दूसरी साइड हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीतता है। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो बैक्टीरिया है जब वो जीत जाता है तो उस एनिमल को डायरिया होने लगता है, और जब हमारे एनिमल की इम्यूनिटी, जिसको हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं, जिसमें साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होता है, जब उसकी जीत होती है तो वो एनिमल रिकवर हो जाता है और वो स्वतः होता है, क्योंकि वो बॉडी का अपना रिएक्शंस होता है। तो इस तरीके से दूसरे एनिमल्स में आपकी जो सिचुएशंस रहती है वो पार्शली इफेक्ट होता है, फुल्ली इफेक्ट नहीं होता है। अब आइए जानते हैं जो तीसरा हमारा एनिमल था उसमें क्या हुआ था। उसमें मेन प्रॉब्लम क्या था कि उसकी जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी थी वो बहुत ही वीक थी, जिसकी वजह से कि जो हमारा जो माइक्रोफेजेस रहता था, जिसमें हमारा जो बैक्टीरिया रहता था, लेकिन एक कंडीशन होता था, जब उस माइक्रोफेजेस के अंदर उनके जो बैक्टीरिया होते थे उनके नंबर बहुत ज्यादा हो जाते थे, तो जो हमारे नॉर्मल माइक्रोफेजेस होते थे, जब उनके रेडार में आ जाते थे, उनको पहचान जाते थे कि इसके अंदर कुछ गलत हो रहा है, तो उसके ऊपर क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं और उसको फाइगोसाइटाइज कर देते हैं। जैसे ही फाइगोसाइटाइज वो माइक्रोफेजेस होता है, वैसे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो पूरी तरीके से फैल जाता है और फिर वो धीरे धीरे इतना तेजी से अपना प्रोलिफरेशन करता है कि जहां पे वो भी म्यूकोसा सेल्स के अंदर है, अब वहां से आगे बढ़ करके वो सब म्यूकोसा लेयर में इंटर कर जाता है
और जैसे ये सब म्यूकोसा लेयर में इंटर करता है तो वहां पे क्या करता है, नेक्रोसिस काज करता है। और नेक्रोसिस काज करने के बाद फिर क्या होता है, वहां पे छोटे छोटे नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। गायों में ये नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, लेकिन सीप और गोट में ये नोड्यूल्स जो रहते हैं उनका कैल्सिफिकेशन भी होना शुरू हो जाता है। यही दोनों में विशेष अंतर आता है। अब इस प्रक्रिया में एक्चुअली में जो घटना घटती है और उससे जो इंटेस्टाइन की म्यूकोसा और सब म्यूकोसा लेयर में जो परिवर्तन होता है उससे क्या प्रभाव पड़ता है उस एनिमल पे। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी एनिमल्स में जो भी डाइजेस्टिव पार्ट होता है उसका जो एब्जॉर्बेशंस होता है उसमें जो रोल होता है वो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा का ही होता है। इसी के माध्यम से उनका एब्जॉर्बेशन होता है। और जब ये नोड्यूल्स बन जाते हैं तो इनका जो एब्जॉर्बेशन प्रोसेस होता है वो धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाता है। इसीलिए इस एनिमल्स में जो भी वो एनिमल खाना खाता है उसका एब्जॉर्बेशन नहीं हो पाता है और सारे के सारे फिर उसमें डायरिया के रूप में बाहर चले जाते हैं। यही कारण होता है कि जब एनिमल्स जो खा रहा होता है, जो भी न्यूट्रिएंट मटेरियल होता है, जब वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है तो वो एनिमल धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है और अंततः उस एनिमल की मौत हो जाती है। यही इस तीसरे एनिमल्स में हुआ था। अब आइए जानते हैं इस केस में एक और चीज होती है कि सिर्फ ये एब्जॉर्बेशंस को ही नहीं रोकता है, जो हमारा प्रोटीन होता है जो उस एनिमल के बॉडी के अंदर होता है उसका भी लीकेज करना शुरू कर देता है। इसी वजह से इसमें बहुत सीवियर प्रोग्रेसिव इमेसिएशंस कंडीशंस डेवलप हो जाती है। मतलब वो एनिमल बहुत तेजी से कमजोर होना शुरू हो जाएगा। जैसा कि वीडियो में आप देखेंगे कि अगर किसी एनिमल्स को इस तरीके की इन्फेक्शंस होते हैं तो बहुत कम समय में आप देखेंगे वो एनिमल जो होता है एकदम हाइट बाउंड कंडीशंस में आ जाएगा। मतलब उसका पूरा कंकाल तंत्र आपको दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। और इस बीमारी में आप जो भी इलाज कराते हैं उसमें कोई भी सफलता नहीं मिलती है। इसमें मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो इतना चालाक होता है कि ये बहुत कम समय में अपना एग्रेसिवनेस नहीं दिखाता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ये 2 साल या उससे ज्यादा होता है। ज्यादातर केसों में देखेंगे कि जो इन्फेक्शंस मिला रहता है वो उसके बचपन में मिला रहता है, बहुत कम एज में जब वो काफ पोजिशंस में होते हैं। मतलब 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 6 महीना इस स्टेज में वो इन्फेक्शंस लिए रहते हैं। लेकिन उनके जो सिम्टम्स आना शुरू होता है वो जाकर के 5 साल, 7 साल, 6 साल, 3 साल इस अवस्था में आप इसमें सिम्टम्स देखने को पाएंगे। मतलब इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो इतना ज्यादा होता है। इसी वजह से इनका जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शंस जो ये लिए रहते हैं वो जज नहीं कर मिलता है। और इस बैक्टीरिया को मारने के लिए वर्तमान में हमारे पास कोई मेडिसिन इस तरीके का नहीं है कि इसको हम किल करा सके और किल करा करके हम उस एनिमल्स को सेव कर सके। बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं पॉस्चर्स में होते हैं जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी स्ट्रांग होती है। अगर इनको लो डोज में इन्फेक्शंस मिलता है तो उसके लिए वो ऑलरेडी इम्यूनाइज हो जाते हैं। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज होती है, लो लेवल की होती है, उसमें अगर ये बीमारी होती है, ये समस्या आती है तो वो एनिमल को बचा पाना मुश्किल हो जाता है। अब आइए जानते हैं एक्चुअली में बीमारी क्या है, क्या उसका नाम है। ये बीमारी है जिसको हम कहते हैं जॉन्स डिजीज। ये बीमारी आप ज्यादातर कैटल में देखने को पाएंगे या सीप, गोट और वाइल्ड एनिमल जो होता है वो डियर में आप देखने को पाएंगे। इस बीमारी में होता क्या है, एनिमल लगातार उसमें डायरिया होता रहेगा। आप कुछ भी ट्रीटमेंट देंगे उस एनिमल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्टार्टिंग फेज में आप देखेंगे सब मैंडिबुलर इडिमा उसमें डेवलप होगा। मतलब जो उसका जबड़ा है उसके नीचे आपको ऐसे लगेगा उसमें पानी भरा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे डायरिया आगे बढ़ता चला जाएगा वो पानी भी सूख जाएगा। और ये कंडीशंस इसलिए होता है क्योंकि मैंने बताया था कि इसमें प्रोटीन का लीकेज होता है, प्रोटीन का एब्जॉर्बेशन भी नहीं हो पाता है और इसकी वजह से हाइपोप्रोटीनीमिया कंडीशन डेवलप होती है। और इसी हाइपोप्रोटीनीमिया की वजह से उस एनिमल में सब मैंडिबुलर इडिमा कंडीशन डेवलप हो जाती है।
अब आइए हम ये जानते हैं कि ये जो पूरी कहानी गढ़ी गई है, इसका जो मेन किरदार है ये कौन है। ये है माइकोबैक्टीरियम पैरा ट्यूबरकुलोसिस। ये एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो एनिमल्स को हमेशा जो मिलता है वो कंटामिनेटेड फीड और वाटर से मिलता है, और ये जो फीड और वाटर कंटामिनेट होते हैं वो इन्फेक्टेड एनिमल्स के फेसेस से ही वो कंटामिनेट होता है। और ये जो कंटामिनेशन होता है वो कैसे होता है, अगर कोई इन्फेक्टेड एनिमल कहीं पे चढ़ने के लिए गया है, वहां पे डायरिया किया हुआ है, तो उस पॉस्चर्स में उसके बैक्टीरिया पड़े रहेंगे, और वहां पे इसके पड़े रहने की जो उम्र होती है वो 1 साल या उससे ज्यादा तक हो जाती है। इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए अगर एक जगह अगर ये बैक्टीरिया पड़ गया है जमीन में, तो वहां पे वो बहुत लंबे समय तक दूसरे एनिमल्स में इन्फेक्शंस फैलाता रहता है। इसलिए बहुत सारे हमारे जो प्रैक्टिस करने वाले व्यूअर होते हैं वो हमेशा किसी बीमारी को देख करके हमेशा सोचते हैं कि इस बीमारी का एक्चुअली में इलाज क्या है, उसी को ढूंढते रहते हैं। हर बीमारी का इलाज संभव नहीं होता है। एक्चुअली में ये जो जॉन्स डिजीज है इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। मतलब अगर किसी एनिमल को हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, क्योंकि कोई भी मेडिसिन काम नहीं करती हैं। अब बात आती है फिर इस पे आप वीडियो को बनाए हुए हैं। वीडियो बनाने का मेरा मेन उद्देश्य ये है कि इस तरीके का केस अगर आपको फील्ड कंडीशंस में मिलता है तो आप पशुपालक को समझा सके कि आप इसका इलाज मत कराइए। नहीं तो मैंने कई बार देखा है इस बीमारी से जो ग्रसित पशु होता है और उसका जो ओनर होता है वो 5-5, 6-6 महीना लगातार जितना पशु की कीमत होता है उसका 2 गुना उसके ट्रीटमेंट में लगा चुका होता है। इसका मेन इस वीडियो को बनाने का मेन मेरा उद्देश्य यही है कि आप फील्ड कंडीशंस में जो जॉन्स डिजीज होती है उसको आप जान सके, समझ सके, उसके जो सिम्टम्स होते हैं उसको जान सके, और उसके बेसिस पे जो हमारा पशुपालक है उसको अपना जो भी ज्ञान है, जो भी सुझाव है उसको आप प्रॉपरली दे सकें। आशा करता हूं हमारा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जरूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पशुपालक हैं या जो फील्ड वेटनेरियन हैं वो इससे अवेयर हो सके और अपना बहुमूल्य सुझाव है उसको पशुपालकों तक पहुँचा सके। इसी के साथ हम अपनी बारी को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले दिन अगले किसी केस के साथ। तब तक के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।